अब मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उर्दू विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद सादिक अली साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना शोध पत्र पढ़ें। उन्होंने अपनी पुस्तक रजिया सुल्तान की शहादत और उसके मज़ार की हकीकत में एक नया दावा करके टोंक में रजिया का मज़ार होने का दावा करके एक नई बहस को जन्म दिया है। उनकी पुस्तक 2007 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्होंने बड़े ही कुछ चौंका देने वाले तथ्य शोध परक ढंग से प्रस्तुत किए हैं और इस पुस्तक को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलने लगी है। जब आप गूगल में रजिया सुल्तान का बाजार सर्च करते हैं तो विकिपीडिया भी डॉक्टर सादिक अली सर को और उनकी पुस्तक को कोट करता है। और अब मैं ज्यादा कुछ ना कह के डॉक्टर सादिक अली सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो इस पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद सीमा जी। पहले सेशन में जो हमने शुरुआत की उसको बड़ी खूबसूरती के साथ में आपने संचालन किया। हमारे प्राचार्य महोदय श्री अशोक कुमार सामरिया साहब ने जिस तरीके से मेरी हौसला अफजाई की उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। और वो हालांकि कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और लेकिन उनकी जो दिलचस्पी है इतिहास के क्षेत्र में वो उनके सहृदय होने का प्रमाण है। वो मेरे साथ में टोंक स्थित रजिया के मज़ार पर भी उन्होंने जाकर खुद दर्शन किए और वहां जाकर उन्होंने उन तमाम चिन्हों को देखा। उसके बाद में वो और आश्वस्त हुए कि वाकई में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो रजिया सुल्तान के मज़ार से मैच खाते हैं, मिलते हैं। और एक सुल्तान का मज़ार जिस शायान शान के साथ होना चाहिए ये मज़ार उसी शायान शान का बना हुआ है। इस पर अब तक क्यों ध्यान नहीं दिया गया उस पर उन्होंने काफी दुख भी जताया और उन्होंने चाहा कि हम राजकीय महाविद्यालय टोंक में रजिया से मुताल्लिक कोई सेमिनार करें, वेबिनार करें। कोविड-19 के तहत हम सेमिनार तो नहीं कर सकते लेकिन साइंस ने हमें मौका दिया कि हम जो है वेबिनार के रूप में देश के तमाम लोगों को अपनी बात के जरिए मुतारिफ करा सकें। तो यहाँ पर मैं अपने जो शोध के बुनियादी पहलू हैं उनकी तरफ रोशनी डालूंगा। मेरे जो मेरा जो टॉपिक है वो है रजिया की मौत और मज़ार के बारे में भ्रम की स्थिति। हमारे इतिहास में जो भ्रम फैला हुआ है कि रजिया को कैथल में मार दिया गया या रजिया को टोंक में मारा या रजिया को दिल्ली ले जाकर दफनाया। अब रजिया का मज़ार बुलबुली खाना दिल्ली तुर्कमान गेट के नज़दीक भी है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकायदा मोनूमेंट लगा रखा है लेकिन उस पर लिखा हुआ कही जाती है। जिस पर कल जो वेबिनार में हमारे साथ में एक आर्कियोलॉजिस्ट जुड़े हुए थे उन्होंने ये कहा कि ये आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं होती, कही जाती है। पुष्टि होनी चाहिए कि ये उसी का मज़ार है। इस तरीके से मैंने जो कुछ तथ्य जमा किए हैं वो अब हम मैडम आए आज गुनवाना जी आवाज थोड़ा सा वो कर दीजिए। यहाँ मैं आपको रजिया सुल्तान की मज़ार का जो स्केच है टोंक में ये स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इसमें सबसे ऊपर एक स्टार बना हुआ है, अष्टपदीय स्टार, और नीचे एक मेहराब बनी हुई है। ये अष्टपदीय स्टार जो है दास वंश का शाही निशान था और नीचे जो मेहराब है ये तुर्की मेहराब है। इससे ये वाज़ेह होता है कि ये दास वंश के किसी सुल्तान की कब्र है और इसमें जो कूट भाषा में अंकित है उस कूट भाषा को मैंने जब डिकोड किया तो इस पर सुल्तानुल हिंद रजिया भी लिखा हुआ प्रतीत होता है। इन पत्थरों के बीच में जहां घास उगाती है, पत्थरों को इस तरीके से जमाया गया है कि जब बारिश होती है तो इसमें घास उगाती है। और इन पत्थरों पर जब गौर से देखा जाए तो जैसा कि आप स्टार की तरफ देख रहे हैं तो उसमें सुल्तान लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है। जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, ये काले कलर से शो किया जा रहा है आपके सामने,
तो ये अल हिंद लिखा हुआ है, सुल्तानुल हिंद। और ये दूसरा जो काला कलर काम में लिया गया है, इससे रजिया लिखा हुआ है, सुल्तानुल हिंद रजिया। ये कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा हुआ रजिया का नाम है, जो सुल्तानुल हिंद रजिया के रूप में यहाँ शो कर रहा है। इसकी एक वजह यह थी कि दास वंश के जितने भी सुल्तान युद्ध में शहीद हुए या मारे गए, उनकी कब्रें दिल्ली में मौजूद हैं, मेहरौली में मौजूद हैं। लेकिन रजिया को चूंकि विपरीत परिस्थितियों में उसको शहीद किया गया और दिल्ली से काफी दूर टोंक में उसको दफनाया गया, तो उसके जो कब्र बनाने वाले थे, मजार बनाने वाले थे, उन्होंने, चूंकि वो सुल्तान का कहर भी झेल नहीं सकते थे, वो उसी के आदमी थे, रजिया का भाई बहराम शाह हुकूमत पर काबिज था। अब जब उसका मजार बनाया गया तो वो रजिया के हमदर्दों में से थे। उन्होंने कि ये मजार कभी ना कभी इस पर लिखी हुई कूट भाषा के जरिए जाहिर हो जाए कि ये सुल्तानुल हिंद रजिया का मजार है। तो इस पर जो पत्थरों को आर्टिस्टिक वे में जमाया है, उससे इसके मजार पर लिखे हुए शब्दों को हम पढ़ सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है ये सुल्तानुल हिंद रजिया। इसका एक प्रूफ तो यह है कि इस पर मजार पर जो है भाषा लिखी हुई है। दूसरा प्रूफ जो आपको मैंने बताया कि अष्टपदीय स्टार, ये सुल्तान अल तमश के जमाने में, यानी रजिया के पिता के जमाने में हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले जब जब भी यहाँ पर मुस्लिम शासन हुआ, यहाँ की मस्जिदें जो बनी वो गोल अंदाज में बनती थी। पहली बार सुल्तान इल्तुतमिश ने मस्जिद के मीनारों को 8 पहलू का किया। यह अष्टपदी जो चिन्ह था, ये सुल्तान अल्तमश की देन है, और जब से ही आज तक हर मस्जिद के मीनार 8 पहलू के बनते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि इस्लाम की मान्यता यह है कि 7 तो आसमान है, 8वां अर्श आजम है जिस पर खुदा निवास करता है। वैसे तो खुदा हर जगह निवास करता है, लेकिन एक सिंबॉलिक तौर पर 8 पहलुओं को मुबारक चिन्ह माना जाता है, इसीलिए मस्जिद के मीनारों को 8 पहलू का रखा जाता है। दूसरा मजार जो रजिया के मजार के नीचे है, और चूंकि ये एक गुलाम का मजार है, इस वजह से रजिया के मजार की जो हाइट है, इसकी और याकूत के मजार की हाइट में 4 फीट का फर्क है। और इस मजार पर भी चूंकि रजिया ने इनको अमीरुल उमरा बना दिया था, जिससे हसद करके, ईर्ष्या करके तुर्कों ने बगावत की और रजिया पर यह इल्जाम लगाया कि याकूत से उसके अनैतिक संबंध हैं। और इल्जाम लगाने वाला कौन था? भटिंडा का सूबेदार अल्तूनिया। और ये सिर्फ राजनीतिक हत्या करने का एक उसका षड्यंत्र था। उसकी वजह यह है कि वो खुद रजिया की खूबसूरती और उसकी जहानत से मुतासिर था। शादी का उसने पैगाम रखा था उसके लिए, लेकिन रजिया ने उसको इनकार कर दिया था। याकूत अल्तमश के जमाने से ही उनका मुहाफिज था, उनका अतालिक था, उनका संरक्षक था। उसने कई बार इल्तुतमिश की जान भी बचाई थी और रजिया की जान भी बचाई थी। और जब कैथल में उसको, रजिया को कैद किया गया, तो रजिया के जहन में यह बात डाली गई कि आपका जो अमीरुल उमरा है उसको हमने मार डाला। इतिहास की किताबों में यही दर्ज है कि याकूत को जो है कैथल में मार दिया गया। ये वो भ्रम की स्थिति पैदा करना थी जो एक राजनीति के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल की थी कि याकूत को मार दिया ताकि रजिया टूट जाए और आगे दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने की कोशिश न करे। लेकिन ऐसा नहीं था। याकूत बहुत मजबूत था और रजिया के जमाने में अमीरुल उमरा का खिताब मिल चुका था। उसकी बाकायदा एक पैरेलल बटालियन चला करती थी उसकी हिफाजत में भी, तो वो किसी से शिकस्त नहीं खा सकता था। याकूत बाद में जब अल्तूनिया से उसका निकाह हुआ, रजिया ने 6 महीने जेल में भटिंडा का जो किला है वहां पर अपने दिन काटे। उसके रमजान, ईद, बकरीद वहीं पर मनाई गई। और जब उसने अल्तूनिया ने निकाह की रिक्वेस्ट की तो उसने
इसको राजनीतिक लाभ लेते हुए रजिया ने उससे निकाह किया और इस शर्त पर किया कि दिल्ली सल्तनत के लिए वो उसकी पूरी मदद करेगा। तो अल्तुनिया को जब उसने तैयार कर लिया, 15 दिन की तैयारी के बाद उसने दिल्ली पर हमला कर दिया। और हमला करने के बाद में चूंकि इनके फौजी नौसिखिए थे, इसलिए वो दिल्ली की जो सल्तनत की फौज थी उससे हार गए और वहां से उनकी फौज को भागना पड़ा। तो अल्तुनिया और रजिया दोनों भटिंडा आ गए। फिर उसके बाद वो तैयारी करने लगे और तैयारी करने के बाद में उन्होंने बाकायदा फिर हमला किया। जब दिल्ली सल्तनत की फौज को ये पता चला कि रजिया फिर हमला कर रही है, तो वो दिल्ली सल्तनत से रवाना हुई। दोनों की मुठभेड़ कैथल के मैदान में हुई और उस कैथल के मैदान में जब मुठभेड़ हुई, वहां भी चूंकि बलबन बहुत एक्सपीरियंस्ड सिपह सालार था, उसकी फौज से रजिया की फौज हार गई। अल्तुनिया भागते हुए मारा गया और रजिया अपने मुहाफिज याकूत के साथ में भागती हुई उस स्थान पर चली आई जहां पर कभी उसके बाप की हुकूमत हुआ करती थी, टोंक, जो रणथंभौर के रास्ते में पड़ता है। इस बात को मैं एक वाजे कर दूं कि हमारी इतिहास की किताबों में बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ। हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि रणथंभौर को फतेह करने वाला पहला जो मुस्लिम शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने 1226 में ही रणथंभौर को फतेह कर लिया था। और रजिया उस वक्त 12 साल की थी, जिसने रिजर्व फौज की कमान टोंक में रहते हुए संभाली थी। और रजिया ने बाकायदा उसका ऐसा इंतजाम किया था कि जो घायल होकर टोंक लाए जाते थे उनका इलाज होता था और जो रसद सामग्री होती थी वो मैदान जंग में रणथंभौर भेजी जाती थी। इस तरीके से रजिया ने उसकी बागडोर संभाली, यानी अपनी जंगी जिंदगी का आगाज रजिया ने टोंक से किया। अब रजिया जब यहाँ पर टोंक चली आई तो एक तो ये था कि रजिया वहां से भागकर कैथल से ना तो वो मुल्तान जा सकती थी ना ही लाहौर जा सकती थी। वजह उसकी ये थी कि मुल्तान और लाहौर में तुर्क गवर्नर बैठे हुए थे जो बहराम शाह के हामी थे, उसके पक्षधर थे। अब वहां भागना उसके लिए नामुमकिन था। हम इतिहास की किताबों में ये पढ़ते हैं कि जब भी कभी कोई सुल्तान कमजोर पड़ता था तो राजपूताना के राजपूत बगावत करके उसको टैक्स देना बंद कर दिया करते थे और वो विरोधियों का साथ देकर दिल्ली सल्तनत के लिए हमेशा सरदर्द बने रहते थे। रजिया को अगर किसी से शरण की उम्मीद हो सकती थी तो वो राजपूताना के राजपूत राजाओं से हो सकती थी। और चूंकि ये इलाका उसका देखा भाला हुआ था, 1226 में वो यहाँ आ चुकी थी, इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान जाने के बजाय अपने आप को कहां पर, यानी रणथंभौर के रास्ते टोंक में आना पसंद किया। और यहाँ पर गालिबन उस जमाने में किल्हण देव नाम के एक ठिकानेदार थे जिनकी शरण स्थली के अंदर रजिया ने अपने यहाँ के राजपूत जो सरदार हैं उनसे मिलकर सांठगांठ करके फौज की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली फौज या दिल्ली सल्तनत के जो गुप्तचर थे वो उसके पीछे लगे हुए थे। जब उनको पता चला कि रजिया भेष बदल कर यहाँ रह रही है तो उसको फौजी टुकड़ी ने चारों तरफ से घेर कर, दिल्ली सल्तनत की फौज ने चारों तरफ से घेर कर उसको शहीद कर दिया। रजिया चाहती तो यहाँ से भी भाग सकती थी, लेकिन वो मर्दाना वार लड़ी और उसने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई टोंक में ही लड़ी। साथ में याकूत भी थे, अमीरुल उमरा थे उनके, और वो यहीं पर शहीद हुए। और इस शहादत को भी जो मजार बनाया गया तो रजिया और याकूत का मजार साथ साथ बनाया गया। क्योंकि याकूत उनके गुलाम थे, इस वजह से उनके मजार की ऊंचाई नीची यानी निचली सतह पर है और रजिया का मजार जो है उनसे ऊंचा बनाया गया है। अगर ये अल्तुनिया का मजार होता, कुछ लोग कहते हैं ये अल्तुनिया का मजार भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अल्तुनिया से रजिया ने शादी कर ली थी। अगर ये अल्तुनिया का मजार होता तो अल्तुनिया और रजिया दोनों का मजार एक ही ऊंचाई पर होता। चूंकि याकूत गुलाम ही रहे और इस वजह से उनका मजार नीचे बनाया गया। उस पर भी वो शाही निशानात मौजूद हैं जो स्केच आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें जो पत्थरों को जमाया गया है वो उसी स्टाइल में जमाया गया है जो रजिया के मजार पर जमाए गए थे। इसमें जो लिखा हुआ है, हम जानते हैं याकूत का नाम कुव्वतुल मुल्क था,
शहीद मोहब्बत उनको लक़ब मिला था। शहीद मोहब्बत यानी वफादारी में जो शहीद हो जाए, इतना बड़ा वफादार कि अपनी जान भी कुर्बान कर दे। तो याकूत रजिया के लिए शहीद मोहब्बत ही था, क्योंकि उनके बाप के जमाने से उन्होंने जो गुलामी कबूल की थी वो इतना वफादार था कि सबसे ज्यादा भरोसा अगर तुर्क या इल्तुतमिश या रजिया कर सकते थे तो वो याकूत पर कर सकते थे। तो शहीद मोहब्बत, ये यहाँ पर लाल कलर से जो लिखा हुआ है अरबी भाषा में शहीद है, और लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ये मोहब्बत है अरबी भाषा में। और इसके बाद में जो लिखा हुआ है कुव्वतुल मुल्क, कुव्वत ये लिखा हुआ हरे कलर से, और काले कलर से फिर लिखा गया है अल मुल्क, कुव्वतुल मुल्क। अब जमालुद्दीन याकूत नाम था इनका, तो जमाल ये काले कलर से लिखा हुआ है, और फिर ये अद्दीन ये नीचे सीधे हाथ पर अद्दीन लिखा हुआ है, जमालुद्दीन, और ये नीले कलर से जो लिखा गया